हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो भौतिक विज्ञान पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास होने जा रही है। आज के टॉपिक हम शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप उन प्रश्नों के आंसर तब तक सोचिएगा और जब तक आप इसका आंसर सोचेंगे तब तक हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को भी खत्म कर ले जाएंगे। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है आपको उन प्रश्नों के आंसर भी मिल चुके रहेंगे। तो प्रश्न क्या है, पहले आप उसे ध्यान से सुने। अगर आपको मार्केट में भेजा जाए और आपसे कहा जाए कि आप 1 किलोग्राम लोहा या 1 लीटर लोहा दोनों में से क्या लाना प्रीफर करेंगे जिसमें आपको फायदा हो। पहला क्वेश्चन है कि आपको मार्केट में भेजा जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप 1 किलोग्राम लोहा खरीद कर लाइए या 1 लीटर लोहा खरीद के लाइए, जिसमें फायदा हो वही खरीद के लाएंगे। तो आप क्या खरीदेंगे? जरा सोचते रहिए। इस वीडियो के लास्ट तक आप सोचते रहिए और इस वीडियो को देखते भी रहिए ताकि आपका इसका आंसर भी मिल जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि ठंडे प्रदेशों में आप देखते होंगे जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो वहां पे बर्फ जम जाते हैं नदी, झील, तालाब में। तो क्या ऐसे समय वहां जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रह पाते होंगे? जरा सोचिए, अगर वो जीवित रह पाते होंगे तो क्यों जीवित रह पाते होंगे? क्या वजह होगा कि वो जीवित रहते हैं, या वो नहीं जीवित रह पाते हैं तो किन कारणों की वजह से वो जीवित नहीं रह पाते हैं? तो इसका भी आंसर आप सोचते रहिए और जब तक आप इसका आंसर सोचते रहेंगे तब तक ये वीडियो हम समाप्त भी कर लेंगे और इस तरह के सारे प्रश्नों के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, आज हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो इन सारे प्रश्नों के आंसर देगा। उसका नाम है डेंसिटी या घनत्व। पहले हम लोग घनत्व के बारे में देखेंगे, घनत्व का सूत्र देखेंगे, फिर हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे, फिर इसका मात्रक देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, घनत्व क्या, पहले हम सूत्र बता दें। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसी हम डेंसिटी कहते हैं। डी से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान को मास यानी कि m से इसे प्रदर्शित करेंगे और आयतन को वॉल्यूम यानी कि v से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान v, यानी घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। अब अगर हम वॉल्यूम को एकांक कर दें, इसको हम 1 मान लें। अब 1 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 घन मीटर मान लें, 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1 लीटर, इस तरह से कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अगर हम इसको एकांक मान लें तो d किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे d जो है वो m के इक्वल हो जाएगा, यानी कि घनत्व जो है वो द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। इससे आप एक और निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे कि जो घनत्व होता है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर करता है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज्यादा है, भारी है, तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। तो D इज इक्वल टू m कब? जब हम आयतन को एकांक कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहीं से हम इसकी परिभाषा देंगे कि अगर हम आयतन को एकांक कर दें, यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व किससे डायरेक्ट जुड़ा है? द्रव्यमान से। एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। तो यहां से आप इसकी बहुत आसान सा परिभाषा दे देंगे, मैथमेटिकल डिफिनीशन। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। आप फार्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अब इसके मात्रक की बात अगर हम करें कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसको आप कैसे जानेंगे? तो आप ध्यान से देखें, जब भी हम मात्रक की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, जिसे हम कहेंगे किलोग्राम प्रति मीटर को हम m लिख दें अगर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी इसे घन मीटर बोला जाता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब किलोग्राम की जगह पे आप ग्राम भी यूज कर सकते हैं, मीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, और आयतन को लीटर में भी व्यक्त किया जाता है। आयतन को लीटर में भी मापा जाता है। तो यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे लीटर भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आप मात्रक देख पा रहे होंगे। वैसे सामान्यतः
घनत्व का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आप इसका मात्रक भी समझ पाए। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको निकालने भी आना चाहिए सूत्र की मदद से, उसकी परिभाषा भी सूत्र की मदद से आपको बताने आना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखते होंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम किसी भी पदार्थ का जब हम घनत्व बताते हैं तो उस वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को ही आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। देखिए कितना आसान सा परिभाषा है कि किसी भी वस्तु का अगर हमें घनत्व बताना है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा किससे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व से। तो किसी भी वस्तु का आप घनत्व निकालना चाहेंगे तो वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ये क्या दे देगा आपको? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा अगर आपको देना है तो किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। तो आप आपेक्षिक घनत्व बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। चूंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है, इसको पहले हम लोग मेजर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप यहां देख लीजिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 लीटर जो जल है उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है और इसी को स्टैंडर्ड माना गया है। इसी को क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब यहां से हम ये बता पाएंगे कि जल का घनत्व क्या होता है। अगर क्यूबिक मीटर में देखा जाए, घन मीटर में देखा जाए तो क्या होना चाहिए? तो जल का घनत्व होना चाहिए 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब 1 मीटर लंबा अगर आप कोई घनाकार बॉक्स ले लीजिए जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, तो आप देखेंगे उसमें कितना जल आ जाएगा? 1000 किलोग्राम जल आ जाएगा। तो यही स्टैंडर्ड माना गया है जल के घनत्व के लिए। तो जल का घनत्व क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर में 1000 किलोग्राम जल आ जाएगा। इसे थोड़ा और हम बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ताकि अब चूंकि अब 1000 लीटर जल की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप इसको व्यवहारिक रूप में समझना चाहें। उससे आसान तरीके से हम आपको बताएं कि इसको जो है हम ग्राम में बदल लें। तो अगर आप इसे ग्राम में बदलेंगे तो यह 1000 है, देखिए, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अब यह ग्राम में बदल गया। प्रति को बटे कहते हैं, मीटर क्यूब को कहेंगे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। यहां पे 1 मीटर, अब 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर आ जाएगा। अब 1 मीटर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? 1 मीटर की जगह पे हम यूज कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसकी जगह पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, और इस 1 मीटर की जगह पे भी हम क्या यूज कर सकते थे? 100 सेंटीमीटर। यह चीज समझिए बहुत ध्यान से। अब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, और यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि जितने जीरो हैं 6 जीरो नीचे है और 6 जीरो क्या है? ऊपर है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब यहां बचेगा क्या? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, 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 तो सेंटीमीटर का क्यूब, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी भी कर सकते हैं। तो 1
क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अब आप एक ऐसा बॉक्स लीजिए जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो आप देखेंगे उसमें कितना ग्राम आएगा पानी। तो उसमें 1 ग्राम पानी आएगा, उससे ज्यादा पानी उसमें नहीं आएगा। ये भी स्टैंडर्ड, हम इसको भी मान सकते हैं। तो अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम पानी आता है, तो आप यह कह सकते हैं कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। देखिए कितना आसान है इसको समझना, और ये चीज आपको समझना ही है। इसके अलावा हम आपको बता दें, आप इसका आंसर ढूंढिएगा जो क्वेश्चन हमने लिखा था। इसके अलावा आप ध्यान से देखें, अगर हम बात करें किलोग्राम के रूप में, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल 1 लीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर का जो द्रव्यमान होगा वह 1 किलोग्राम के ठीक ठीक बराबर होगा। तो अब आप समझिए जल का घनत्व तो क्या होता है, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या 1 किलोग्राम प्रति लीटर हो जाएगा, 1 किलोग्राम प्रति लीटर। तो 3 तरीके से हमने आपको जल का घनत्व आप बता दिया। दूसरा नंबर अगर हम बात करें पारे के केस में, पारा क्या होता है, पारे का घनत्व क्या होता है, पारे का घनत्व, पारे का घनत्व, ये चीज आप समझिए। पारे के घनत्व की अगर हम बात करें तो पारा का घनत्व होता है 13,600। पारे का घनत्व कितना होता है, 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। यानी कि 1 घन मीटर में पारा कितना आएगा, 13,600 किलोग्राम। अब आपसे हम ये कहें कि आप मार्केट में जाइए और पारा खरीद के लाइए और पानी खरीद के लाइए, तो कौन ज्यादा भारी होगा, जरा कंपेयर करिए। पानी अगर आप लाएंगे तो यह 1000 किलोग्राम मिलेगा। 1 घन मीटर में पानी आपको कितना मिलेगा, 1000 किलोग्राम। वहीं 1 घन मीटर में पारा कितना हो जाएगा, 13,600 किलोग्राम। तो किसका वजन ज्यादा होगा, पानी का वजन ज्यादा होगा कि पारे का वजन ज्यादा होगा? तो सीधी सी बात है, पारे का वजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप कंपेयर करके भी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पारे का जो घनत्व है वो क्या है, 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये चूंकि थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इसको ग्राम और सेंटीमीटर में समझ लीजिए। तो ग्राम और सेंटीमीटर में अगर हम समझते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। तो 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और इसे अगर हम लीटर के फॉर्म में समझें तो क्या हो जाएगा, 13.6 किलोग्राम प्रति लीटर। अब देखिए पारा जो होता है ये 13.6, 1 लीटर में 13.6 किलोग्राम। यहां चीजें और क्लियर हो जा रही हैं कि 1 लीटर पारा का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 13.6 किलोग्राम है। 1 लीटर पारे का द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, 13.6 किलोग्राम हो जा रहा है। वहीं हम जल की बात करें तो 1 लीटर जल 1 किलोग्राम के बराबर होता है। लेकिन पारा की बात करें तो 1 लीटर पारा 13.6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब आपको मार्केट में भेज दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप 1 किलोग्राम पारा खरीद के लाइए या 1 लीटर पारा खरीद के लाइए, तो आप क्या खरीद के लाएंगे, जरा हमें बताएं। अगर आपको मार्केट में भेजा जाए और आपसे यह कहा जाए कि आप जाओ और खरीद के लाओ 1 लीटर पारा या 1 किलोग्राम पारा, जो ज्यादा बेनिफिशियल हो, जिसमें ज्यादा फायदा हो, तो अब आप क्या खरीद के लाएंगे? अगर आपका आंसर है आप 1 लीटर पारा खरीद के लाएंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। आप सीख पा रहे हैं विज्ञान को, आप सीख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। क्योंकि 1 लीटर पारा, देखो जो प्रति मतलब 1 होता है, 1 लीटर पारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 13.6 किलोग्राम हो जाएगा। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, 1 लीटर पारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 13.6 लीटर हो जाएगा। तो अगर आपको मार्केट में भेजा जाए और कहा जाए कि
1 किलो पारा लेकर आइए या 1 लीटर पारा लेके आइए, तो जब आप 1 लीटर पारा लेके आएंगे तो उसका द्रव्यमान कितना के बराबर हो जाएगा? 13.6 किलोग्राम। 1 लीटर पारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 13.6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से आप लीटर में अगर लाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए आप विज्ञान पढ़ें, विज्ञान को समझें और कॉन्सेप्ट समझें, घनत्व को समझें। अगर आप घनत्व समझ पा रहे होंगे तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ जो है हम समझ करके या अपने परिवेश से जुड़ करके कितना पढ़ते हैं ये मैटर करता है। अब हम अगर बात करें लोहे की, तो आप ऐसे समझिए, लोहे का घनत्व कितना होता है? तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें लोहे का, तो लोहे का घनत्व, क्योंकि जैसे ही हम लोहे की घनत्व की बात करते हैं तुरंत हमें पता चल जाता है 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर। लोहे का घनत्व कितना है? 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि 1 घन मीटर में 7800 किलोग्राम लोहा मिलेगा। ये थोड़ा बेहतर नहीं समझ में आया कि 1 घन मीटर में 7800 किलोग्राम चूंकि बड़ी क्वांटिटी है, इस वजह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसको हम छोटे मात्रक में बदल दें, तो जब छोटे मात्रक में बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.8 ग्राम। इसी मेथड से बदलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 7.8 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में 7.8 ग्राम, 1 घन सेंटीमीटर में 7.8 ग्राम। अब इसे लीटर और किलोग्राम में समझे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम इसे लीटर में बदल दें और किलोग्राम में बदल दें तो 7.8 किलोग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 लीटर में 7.8 किलोग्राम लोहा मिलेगा। 1 लीटर में कितना लोहा आप मार्केट से ला सकते हैं? 7.8 किलोग्राम लोहा ला सकते हैं। अब आपको अगर मार्केट में भेजा जाए और आपसे कहा जाए कि आप मार्केट में जाइए, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप 1 किलोग्राम लोहा खरीद सकते हैं और 1 लीटर लोहा खरीद सकते हैं। जिसमें आपको फायदा हो तो आप किसको प्रीफर करेंगे? 1 किलोग्राम लोहा लाना प्रीफर करेंगे कि 1 लीटर लोहा लाना प्रीफर करेंगे? तो अब आपका आंसर आ रहा होगा कि आप 1 लीटर लोहा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 1 लीटर लोहे का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 7.8 किलोग्राम। तो 1 लीटर लोहे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 7.8 किलोग्राम। तो आप जो है लीटर में खरीद के लाएंगे, 1 लीटर कितना? 7.8 किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए आप लीटर में खरीदना प्रीफर करेंगे, क्योंकि अगर किलोग्राम में खरीदेंगे तो आप 1 ही किलो खरीदेंगे। 1 लीटर खरीद लेंगे तो आपके पास लोहा कितना हो जाएगा? 7.8 किलोग्राम हो जाएगा। ये घनत्व यानी कि डेंसिटी एक छोटी सी भौतिक राशि जो हमें इसके पहले समझ में आता था और जो इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा होगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। आपके सोचने में अंतर हो जाएगा, समझने में अंतर हो जाएगा, नजरिया में बदलाव आ जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैसे पारे का घनत्व, तो देखिए लोहे के घनत्व से ज्यादा होता है। आपको मार्केट में भेजा जाए और कहा जाए कि आप 1 लीटर लोहा लाइए या 1 लीटर पारा लाइए, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? तो आप किसका द्रव्यमान ज्यादा बताएंगे? आपको अब क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बताएंगे, चूंकि पारे का घनत्व तो ज्यादा होता है इसलिए इसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। और हमने आपको पहले ही बताया है कि द्रव्यमान से घनत्व डायरेक्ट क्या होता है? कोरिलेट करता है। और यहाँ पे आयतन भी जरूरी होता है। यहाँ पे आयतन के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ज्यादा आयतन हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, कम आयतन है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आप जितने तत्व अभी तक ज्ञात हैं उन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा घनत्व का कौन सा तत्व विद्यमान है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घनत्व का कौन सा तत्व विद्यमान है? या हम यूं कहें कि हमारे पास जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा घनत्व होता है ऑस्मियम का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का। ऑस्मियम का जो घनत्व होता है, ऑस्मियम, ध्यान से देखें, ऑस्मियम का घनत्व पूरे आवर्त सारणी में ऑस्मियम का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। कितना होता है इसको भी आप जान लीजिए, 22,600। कितना होता है?
22,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 22,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अच्छा, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 22.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, या 22.6 किलोग्राम प्रति लीटर, क्या हो जाएगा? प्रति लीटर हो जाएगा। तो देखिए, ये सब कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखिए, 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आप यहां से ये चीज कन्वर्ट कर पाएंगे। तो होता है 1000, तो 1000 मतलब जैसे ही आप 1000 से गुणा करेंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा, तो क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह पे लीटर आ जाएगा, और 1000 से चूंकि गुणा करते ही ग्राम किलोग्राम में बदल जाएगा। यही वजह है कि 22.6 किलोग्राम प्रति लीटर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको कन्वर्जन समझ में आना चाहिए, तभी आप जो है इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और इससे संबंधित हमारी एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है कि कैसे जो है यूनिट का कन्वर्जन होता है, हम इसका लिंक भी यहाँ पे दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको यूनिट को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना आपको समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो भी, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो आप बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। कितना होता है? 22.6 किलोग्राम प्रति लीटर होता है, या 22.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मार्केट में भेजा जा रहा है, किलोग्राम में, लीटर में खरीदवाया जा रहा है कोई सामान, तो आप जान पाएंगे। घनत्व अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें किसमें फायदा होगा, लीटर में लाना फायदा होगा कि किलोग्राम में लाना फायदा होगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ठंडे प्रदेशों में, ध्यान से देखिए, ठंडे प्रदेशों में अगर बर्फ जम जाता है तो वहां पे जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पहले जानें। उसको बताने से पहले हम आपको बता दें जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, असामान्य प्रसार, यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी समझ हर बच्चे को होनी चाहिए। जल का असामान्य प्रसार क्या है, आप इसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल जो है वो सामान्य रूप से जो हर पदार्थ का जैसा व्यवहार होता है वैसा ही जल का भी व्यवहार होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो आयतन बढ़ता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की हम बात कर रहे हैं। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। या कह सकते हैं टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। लेकिन पानी के केस में क्या होता है? पानी के केस में क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यहां पे जस्ट उल्टा होने लगता है। यहां पे क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर जो है घटाते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आयतन जो है वो घटेगा, लेकिन उसके बाद आयतन बढ़ने लगता है। ये सिर्फ पानी के केस में होता है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऐसा यौगिक जल है, H2O है, जो जिसमें असामान्य प्रसार होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी होती है, घनत्व D जिसको हम कहते हैं, ये मैक्सिमम होता है। और अगर घनत्व मैक्सिमम होगा तो आयतन क्या हो जाएगा? V क्या हो जाएगा? यहां पे D मैक्सिमम होगा तो V मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, मिनिमम का मतलब होगा न्यूनतम होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना। मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम। तो D माने डेंसिटी, V माने आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पे न्यूनतम होगा। अब आप ध्यान से देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या स्थिति बनती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर D जो है वो मिनिमम हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो है वो मिनिमम हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पानी के केस में ऐसा होता है। और इसके ऊपर जो है वो सामान्य प्रसार होता है। सामान्य मतलब, सामान्य का मतलब ये हो गया जो दुनिया के अन्य पदार्थ के साथ होगा वो पानी के साथ भी होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आयतन घटेगा। अब यहां पे अगर हम आयतन टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घटते 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 कहां तक आ जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम का मतलब अब उससे तो नीचे नहीं आ सकता है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर घटाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में अब आयतन बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, यही वजह है कि जब आप फ्रिज में किसी बॉटल में, किसी प्लास्टिक के बॉटल में पूरा पानी भर दीजिए और उसके ढक्कन को यानी कैप को अच्छे से बंद कर दीजिए, पूरा पूरा पानी भर के, और आप उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो वो जो बॉटल होता है, आप देखेंगे कि उस बॉटल से या तो कैप निकल चुका रहता है या फिर वो बॉटल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदलने लगता है, तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो बर्फ का आयतन ज्यादा होगा यानी कि देखिए यहाँ पे आयतन मैक्सिमम होता है, तो जल का भी आयतन मैक्सिमम होता है, तभी तो बर्फ बन जाता है। और यहाँ पे घनत्व उसका क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। जो घनत्व होता है वो मिनिमम होता है। यही वजह है कि जो बर्फ होता है वो पानी पर आंशिक रूप से डूब के तैरता रहता है। बर्फ डूब जाना चाहिए ना, लेकिन बर्फ डूबता नहीं है पानी में, आप देखिएगा वो तैरता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आयतन इसका मैक्सिमम हो गया, और यही यही वजह है। आप इसे देखिए, जैसे मान लीजिए तालाब है और इस तालाब में जो सिचुएशन एराइज हो रहा है वो ध्यान से देखिएगा। ये पानी है और यहां पर मान लीजिए ये मछलियां हैं, गिरने लगता है। तो जब वायुमंडल का टेम्परेचर गिरने लगता है तो स्थिति क्या होगी, जब ताप जो है, टेम्परेचर घटता है, तो जब टेम्परेचर घटेगा तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है वो घटने लगता है। आयतन घटेगा तो घनत्व तो क्या होगा, बढ़ने लगता है। तो ऊपर का जो जल है इसका घनत्व d बढ़ गया, d ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर के जल का जो है घनत्व वो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा घनत्व ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे कम घनत्व वाला जल ऊपर चला जाएगा। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती रहेगी। ये प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। अब घनत्व अधिकतम होता है तो पूरा जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हो चुका है। पूरा जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है, अब यहाँ का जो जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया, और घनत्व इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पानी का ताप होता है, वायुमंडल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो गया। अब जब वायुमंडल का ताप यहाँ पे आ गया टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया वायुमंडल का टेम्परेचर, और अब जब नीचे आ जाएगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घनत्व जो है घटेगा। घनत्व अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। अब यहाँ पे डी घटने लगेगा, तो ऊपर का जो जल है उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। तो क्या ऊपर का जल नीचे आ पाएगा, ऊपर का जल अब नीचे नहीं आ पाएगा। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ जो ऊपरी सतह है, अब ऊपर का जल नीचे तो आ नहीं पा रहा है, तो जो ऊपरी सतह है सिर्फ बर्फ यही जमता है, क्योंकि ऊपरी सतह का घनत्व तो अब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो घनत्व तो कम हो गया तो भारी भी कम होगा। अब कोई कम भारी चीज ऊपर ही तो रहेगा। यही वजह है कि ऊपर का जो जल है, या कह सकते कि जो बर्फ में बदल चुका है, वो बर्फ नीचे नहीं आता है। और नीचे का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है, नीचे ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है। नीचे बर्फ नहीं जमा है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऊपर का टेम्परेचर क्या है, घटते घटते 0 या 0 से नीचे आ चुका है, तो ऊपर का जल नीचे आएगा नहीं, केवल ऊपरी सतह ही केवल बर्फ बनेगी। ऊपरी सतह क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, और नीचे का सतह 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहेगा। और यहाँ पर मछलियां आराम से तैरती रहेंगी। ऊपर वाली मछली यहाँ पे मछली यहाँ पे आ जाएगी और ये तैरती रहेगी। यानी कि तालाबों में क्या होता है, सिर्फ ऊपरी सतह ही जमता है, नीचे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बचा रहता है। यही वजह है कि जो जलीय जीव होते हैं वो बचे रहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन यहां से कैसे पूछता है, कहता है कि
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, या दो ऑप्शन और दे देगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व न्यूनतम होता है और आयतन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये फिगर आप जानते रहिए और ये तालाब वगैरह के बारे में आप जानते रहिए, जल का असामान्य प्रसार आप जानते रहिए, तो आप बहुत ही आसानी से इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एक बार हम आपको और बता देते हैं कि ऊपर ऊपर का ही जो जल होता है वो बर्फ क्यों बनता है? क्योंकि ऊपरी सतह पूरा बर्फ जो है, सॉरी पूरा नदी 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया, और जैसे ही टेम्परेचर घटते घटते 0 से नीचे चला जाएगा या 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपरी सतह बर्फ बनेगा, नीचे का जो ताप है वो तो मेंटेन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ का जो कण, जल का कण था, अब वो नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि वो भारी नहीं है, वो हल्का हो चुका है। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वो और हल्का होता जाएगा, तो हल्की चीजें तो पानी के ऊपर ही न रहेंगी। इस वजह से केवल ऊपरी सतह ही बर्फ बनेगा, नीचे वाली सतह बर्फ में कन्वर्ट नहीं होती है। नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ही रह जाता है और मछलियां वहां पे क्या होती हैं? जीवित रह जाती हैं। तो प्रकृति की इतनी अच्छी व्यवस्था है जिससे जलीय जीव भी क्या रहते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपको हमारे ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हो आपको सबसे पहले मिलती रहें, या